हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार आपका फिर से दोबारा से शिक्षा सोपान के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा चल रहा है सीईटी 2026 को लेकर साइंस का, और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में अपनी पहली वीडियो हो चुकी है। जिसने भी ये पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको जाकर देखे। दूसरा पार्ट अपना आ गया है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, ये वाले टॉपिक को पूरा का पूरा साइंस का जितना भी है उसको कंप्लीट मैं करवाऊंगा। तो आज उसी सेशन में आपके साथ हम पार्ट नंबर 2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे थंबनेल से आपको दिख रहा है, पार्ट नंबर 2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया कि इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी नहीं है, उसी चीज को लेकर मैं आपके साथ आपका दोस्त के सर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लिए बिना, क्योंकि सारी बातें पहले पहले के सेशन में हो चुकी है। उन सारी बातों को छोड़कर शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। बस आपसे एक ही उम्मीद है कि यदि आपको हमारा पहली वाली वीडियो रासायनिक परिवर्तन जो मैंने जीरो लेवल से पढ़ाई है उसको एक बार आप ध्यान से देखें, और जितनी भी सारी कोचिंग्स है उनको भी आप पढ़े, मैं मना नहीं कर रहा। और एक बार आप कंपेयर करें और फिर आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा, रियलाइज आपको हो जाएगा कि हाँ भाई, हमको इस कंटेंट पर, शिक्षा सोपान के इस नए प्लेटफॉर्म पर आपको क्या मिल रहा है। इस चीज़ की मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको साइंस का कोई क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई इस यूट्यूब के चैनल पर केवल हमारा ही एकमात्र चैनल है जिस पर साइंस की कोचिंग कराई जाती है, साइंस की वीडियो डाली जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है बहुत हाई स्टैंडर्ड की। हाँ, सब जगह है, लेकिन कंपटीशन को लेकर, क्योंकि मैंने कंपटीशन की तैयारी की है, तो मैं समझ सकता हूँ, एक विद्यार्थी की वृथा को समझ सकता हूँ कि उसके साथ क्या बीतती है। तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड और साथ साथ रेलवे, और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इस टॉपिक से क्या बन सकता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और, जैसे कि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर आपको कहीं भी कंटेंट कंप्लीट नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट चीज़ देने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने भी कभी किसी से सुना है कि आधी अधूरी पढ़ाई होती है वो कभी फलदायी नहीं होती है। तो आप कभी आधी चीज़ यहाँ से पढ़ रहे हो, आधी वहाँ से पढ़ रहे हो, तो इन सारी चीज़ों की जगह आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए तो वो कैसा है। तो आपको हमारी पहली वीडियो यदि पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को अपने ग्रुप में शेयर करें। दूसरे सेशन के साथ हम आपके साथ हाजिर हो रहे हैं, आप लोगों के साथ हम हाजिर हैं। आज के इस नए सेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसा आपको पता है कि हमारा जो नया सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया से पहले मैं कुछ थोड़ा सा और बताने वाला हूं, जो फर्स्ट सेशन में था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। वो कंप्लीट ये था कि जैसे मैंने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने बता दिया, तो अब हमको एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, हमको ये कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इस चीज के लिए मैं आपको चार चीजें बताने वाला हूं कि हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इस चीज के लिए हमको कैसा पता चलेगा, कौन कौन से वो पॉइंट है जिससे कि हमको पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही आएगा कि कौन कौन सी चीज है जिससे कि आप कह सकते हो कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन को आपको जानने के लिए चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और आपको चार चीजें, यदि आप इंग्लिश के हो तो बहुत इजीली हो जाएगा, यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर एक है कि अवस्था में परिवर्तन। यदि आपसे ऑप्शन के अंदर लिखा आ जाए कि अवस्था में यदि परिवर्तन हो रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यदि अवस्था में परिवर्तन की बात होती है तो आप कहना कि उस जगह पर कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। यदि आपसे बात की जाए पॉइंट नंबर टू, यदि कह दे कि आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है, तो एक तो आपको अवस्था में परिवर्तन मिलेगा। दूसरे की यदि बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आपको कह देना कि रंग में यदि परिवर्तन हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया में यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, रंग में यदि परिवर्तन हो रहा है, तो आप ये कहना कि उस जगह पर भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
पॉइंट नंबर सी, यदि आपसे कोई पूछे कि यदि तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो आप उस जगह पर कौन सा परिवर्तन मानोगे, तो तापमान में परिवर्तन की जगह पर भी, तापमान में परिवर्तन जब भी आ जाए तो आप यही कहना कि इस जगह पर भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तीसरा पॉइंट नंबर डी, यदि आपसे रंग में परिवर्तन की कह दे, अवस्था में परिवर्तन की कह दे, तापमान में परिवर्तन की कह दे, साथ साथ एक चीज और कह दे कि उस जगह पर यदि कोई भी क्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें गैसों में उत्सर्जन हो रहा है या गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, तो उस जगह पर भी आपको क्या कहना है कि आपको उस जगह पर भी एक परिवर्तन का नाम बताना है, वो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई है जो हमारे इस टॉपिक के अंदर केवल और केवल एक ही जगह काम आती है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर काम आती है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि यदि अपक्षेप का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, अपक्षेप बोल दो या फिर अपक्षेपण बोल दो, क्या बोल दो, अपक्षेपण, एक ही चीज है। यदि आपसे कह दे कि अपक्षेप का निर्माण या अपक्षेपण का निर्माण हो रहा है तो उस जगह पर आपको क्या बोलना है कि उस जगह पर भी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उस जगह पर भी अभिक्रिया हो रही है रासायनिक अभिक्रिया। आप कहोगे कि सर ये ऐसा ही आता है कि डायरेक्ट, तो हाँ ऐसा ही क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, चार ऑप्शन में से आपको कोई तीन ऑप्शन तो देगा और एक ऑप्शन आपको हटा देगा, तो आपको पूछ लेगा कि भाई निम्न में से कौन सा सही है, या फिर इनमें से एक ऑप्शन देगा और तीन इनके अलावा कुछ ऑप्शन देगा, तो जो सही है वो आपको बता देना है। ठीक है। अपक्षेप का मतलब होता है जल में अविलय, किस में अविलय, जल में अविलय, जल में अविलय मतलब कोई भी चीज होगा वो जल में विलय नहीं होगी। यदि कोई चीज जल में अविलय है नहीं है, यदि कोई चीज जल में अविलय है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, एक अपक्षेप है। क्या है वो, अपक्षेप। जैसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया आ गई मैं अपक्षेप के बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इन चार पॉइंटों के बारे में ध्यान रखना है। मैं पॉइंट नंबर एक की बात कर रहा हूं कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। तो अवस्था में परिवर्तन की यदि मैं बात करूं, बहुत अच्छा सा चीज है कि यदि आपसे बात की जाए कि मैग्नीशियम की एक रिबन ले ली मैंने और मैग्नीशियम के रिबन को मैंने क्या कर दिया, उसको जला दिया, तो ध्यान रखना जब भी कोई चीज जलेगी तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। किसकी उपस्थिति में जलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। जैसे ही मैंने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की रिबन जल गई और मैग्नीशियम के रिबन जलने के पीछे जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने कहा कि बिल्कुल सर सही है। तो लास्ट में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लास्ट में बना, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर अपने सामने आया तो ये ऑक्साइड पूरा का पूरा जो परिवर्तन हो चुकी है इसकी अवस्था, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो एक सफेद कलर का, किस कौन से कलर का, सफेद कलर का, सफेद पाउडर होता है। क्या होता है, सफेद पाउडर होता है। तो इसकी जो अवस्था होती है वो अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। जबकि मैं ऑक्सीजन की यदि बात करूं तो ये गैस अवस्था में होता है। मैग्नीशियम की यदि मैं बात करूं तो ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये भी सॉलिड अवस्था में होता है। इसका मतलब ये है कि एक गैस भी है एक सॉलिड भी है। यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो आपसे एक नई चीज मिलकर आ रही है, पूरी की पूरी अवस्था चेंज हो गई, मैग्नीशियम का पाउडर बन गया है। और मैग्नीशियम का पाउडर जब बन गया है तो उसका कलर यदि कोई पूछे तो वो कौन से कलर का होता है, सफेद रंग का कलर होता है। आगे बात समझ में, एक पॉइंट तो यहां से निकल कर आ गया। दूसरा पॉइंट कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, जब मैग्नीशियम के रिबन को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, इसको जब जलाते हैं तो जब मैग्नीशियम की रिबन जब जलती है तो इससे बहुत तेज ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है इससे, बहुत चमकीली ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है इससे, चमकीली ज्वाला निकलती है। कैसी ज्वाला निकलती है, चमकीली ज्वाला। और ये चमकीली ज्वाला हमारी आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक। आंखों के लिए क्या होती है, ये आंखों के लिए हानिकारक होती है। आगे बात समझ में। तो जब मैग्नीशियम की रिबन जलेगी तो उससे दो चीज का निर्माण होगा, दो चीज बनेगी। क्या बनेगी कि मैग्नीशियम की रिबन जली तो सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का पाउडर होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है। और जब मैग्नीशियम की रिबन जली तो ये किसके लिए, हमारी आंखों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। वो चमकीली ज्वाला निकलती है सफेद रंग की। पहली चीज क्लियर हो चुकी है। रंग में यदि मैं परिवर्तन की बात करूं, मैं रंग में यदि परिवर्तन की बात करूं तो रंग में परिवर्तन किस तरीके से होता है। रंग में परिवर्तन जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट मैंने ले लिया, कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया मैंने, कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने लोहे की कील डाल दी। क्या डाल दी मैंने, लोहे की कील। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर मैंने लोहे की कील डाल दी। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर मैं इसको ले रहा हूं यहाँ पर
कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर मैंने लोहे की कील ली है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसके अंदर मैंने लोहे की कील डाल दी। जब लोहे की कील डालेंगे तो ये अभिक्रिया जब बनकर आती है तो ये अभिक्रिया इस तरीके से हो जाती है FeSO4 प्लस Cu। ये अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया में भी ये काम आती है, पर यहाँ से कोई मतलब नहीं है अपने को। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि कलर कैसा निकलना है, कि कॉपर सल्फेट होता है, इस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, नीला रंग। कैसा रंग होता है इसका, नीला रंग होता है। जब ये कॉपर सल्फेट का रंग जब नीला रंग का होता है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर ये डाली जाती है तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये फेरस सल्फेट। कौन सा बन जाता है, ये फेरस सल्फेट। ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। जब ये फेरस सल्फेट बनता है तो इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा रंग का हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है इसका, भूरा रंग हो जाता है। तो आपको बताना है कि जब लोहे की कील डालते हैं कौन से विलयन के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। किसके अंदर डाला गया है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में यदि कौन सी कील डाली है, लोहे की कील जब डालते हैं तो इसका रंग निकल कर आ जाता है कौन सा, भूरा रंग हो जाता है। ठीक है। ऐसे इसी अभिक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं तापमान में भी परिवर्तन होता है। गैसों में उत्सर्जन की बात करते हैं तो गैसों में तो हम कोई सी भी अभिक्रिया लेते हैं उसमें कहीं ना कोई सी गैस बनती है। और मैंने कहा कि अपक्षेपण अभिक्रिया, तो अपक्षेपण अभिक्रिया का निर्माण केवल एक ही जगह होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। जैसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये यहाँ पर अपक्षेप का निर्माण हो रहा है। केवल आपको यहाँ से 4 पॉइंट याद रखने, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों में उत्सर्जन और अपक्षेप, अपक्षेप का निर्माण हो रहा है। ये 4-5 चीजें हैं आपको याद रखनी है। यदि कोई पूछे कि अवस्था में परिवर्तन, तो मैग्नीशियम की रिबन वाला याद रखना। मैग्नीशियम की रिबन वाला मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आएगा ही आएगा कि मैग्नीशियम की रिबन को जब बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो जब जलाते हैं तो इसके ऊपर कौन सा पाउडर बनता है, सफेद रंग का पाउडर निकल कर आता है। तो ये सफेद रंग का जो पाउडर बनता है वो ठोस अवस्था में होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो चीज। ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम मेन चीज कि इसमें जब हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन वाला पार्ट पढ़ते हैं तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीज लिखी थी, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। क्या लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद मैंने लिख दिया इस जगह पर ऑक्सीजन। क्या लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन। और ये जब ये आपस में मिलती है तो नई चीज का निर्माण होता है और इसको हम बोलते हैं जल। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण। तो पहले क्या किया गया था कि इसको इसी तरीके से लिखते थे, अपने पास जो एलिमेंट्स थे उसको H2O2 के फॉर्म में नहीं लिखकर पहले इसी तरीके से लिखते थे। मतलब कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसको शब्द के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है जिसको शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है, वह अभिक्रिया, मैं पूरा लिख देता हूँ, वह अभिक्रिया जिसे शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है वो, शब्द समीकरण या शब्द अभिक्रिया कहलाती है, शब्द समीकरण कहलाती है। आगे बात समझ में। जिस अभिक्रिया को हम शब्दों के रूप में लिखते हैं उसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसको, शब्द समीकरण कहते हैं। ये पॉइंट आपसे याद रखना कि किसी अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। अब इसी अभिक्रिया को भाई बाद में इतना लंबा चौड़ा हो गया था ये चीज, अब इसको शॉर्ट रूप में कर दिया जाए। इसको इस तरीके से लिख दिया H2 + O2 और इसको बाद में बनाकर क्या बना दिया, 2H2O। अब अभिक्रिया को किसके रूप में लिखने लग गए, प्रतीकों के रूप में लिखने लग गए। जब अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखने लग गए तो अभिक्रिया का छोट शॉर्ट रूप हो गया था, इसी को ही हम अभिक्रिया कहने लग गए थे। अब अभिक्रिया को हम किसके रूप में लिखने लग गए, प्रतीकों के रूप में। अभिक्रिया को यदि छोटे रूप में लिखना है तो अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना, किसके रूप में, प्रतीकों के रूप में, प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया
कहलाती, दोनों चीज हो गई है आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया भी हो चुका है, शब्द समीकरण भी हो चुका है। शब्दों के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है, और अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखेंगे? प्रतीकों के रूप में जब भी लिखेंगे अभिक्रिया कैसी कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज और काम आती है, उसको हम बोलते हैं, एक चीज तो होती है अपने पास अभिकर्मक, क्या होता है? इसको बोलते हैं अभिकारक, और एक चीज होती है अपने पास उत्पाद। दो चीज की और बात होती है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। यदि हम दोनों की बात करते हैं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो अभिकारक तो वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में, सीधा सा क्वेश्चन यहीं से आता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं जिससे कुछ नई नई चीज बनेगी, क्योंकि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी हमेशा नई चीज मिलेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप? रासायनिक अभिक्रिया जब हो जाएगी, जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनको मिलाकर जो नई चीज बनेगी, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ये दो छोटी छोटी सी चीजें थी, ये तीन चार छोटे छोटे से पॉइंट थे, इनको मैंने आपको बताया है, याद रखना है। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। यदि उसको हम छोटे रूप में लिखना होता है, प्रतीकों के रूप में लिखना होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और दो चीज और आती है कि एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको तो बोलते हैं हम अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, क्या बनता है? जो नया पदार्थ बनता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये छोटी छोटी सी चीजें हो चुकी हैं। इसके बाद मैं आगे की तरफ जब बढ़ता हूं तो आगे की तरफ हम बात करते हैं कि जो समीकरण होता है अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, इस तरीके से देखो, मैंने इस तरफ लिख दिया कि एक तो मैंने लिख दिया ये अभिकारक, कि मेरे पास कोई अभिकारक है और ये अभिकारक से बनकर किसी तरीके से ये क्या बन चुका है? ये कोई नया उत्पाद बन गया है। कोई अभिकारक है और इसी अभिकारक से कुछ नया पदार्थ बन गया है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एक अभिकारक है ए, और ये आपस में दोनों एक एक बी आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना दिया, और उसको बोल दिया मैंने ए और बी। एक नया उत्पाद बना दिया मैंने ए और बी। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि जो जितनी इधर की तरफ परमाणुओं की संख्या है, इसका द्रव्यमान इधर की तरफ है, इसका परमाणु भार क्या? परमाणु भार जिधर इतना है उधर ही इसका परमाणु भार उत्पाद की तरफ भी बराबर होना चाहिए। मतलब एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ अपना जो परमाणु भार है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? यदि वो बराबर है, यदि एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ यदि परमाणु भार बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि इस तरीके का जो समीकरण होता है, यदि एलएचएस और आरएचएस या अभिकारक की तरफ परमाणु भार और उत्पाद की तरफ परमाणु भार, यदि दोनों तरफ ये दोनों संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई, तो इस तरीके का जो समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं उसको? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि संतुलित समीकरण क्या होता है? संतुलित समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ परमाणु भार और उत्पाद का परमाणु भार दोनों तरफ क्या होना चाहिए? दोनों का परमाणु भार यदि बराबर है तो उसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। यदि वो दोनों तरफ संतुलित नहीं है, यदि उत्पाद और अभिकारक, यदि एलएचएस पार्ट, यदि अभिकारक, यदि एलएचएस की तरफ एलएचएस और आरएचएस ये दोनों पार्ट यदि समीकरण संतुलित नहीं है, यदि दोनों तरफ ये बराबर नहीं है, तो इस तरीके का जो समीकरण होता है उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं उसको? असंतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण का ही एक दूसरा नाम निकल कर आता है, जिसी को ही हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? उसी को ही हम कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? कंकाली समीकरण। ये दोनों चीज याद रखना। कोई पूछ ले कि कंकाली समीकरण क्या होता है, तो कंकाली समीकरण बोल देना कि एक ऐसा समीकरण जिसमें एलएचएस और आरएचएस या अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ परमाणु भार बराबर नहीं होते हैं, इस तरीके के समीकरण को बोलते हैं हम असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। दोनों चीज अपने पास हो गई है।
अब अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर हम ये समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ी, समीकरण को संतुलित हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जरूरत होती है, एक नियम आया था अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और समीकरण संतुलित हम क्यों करते हैं, किस नियम के तहत करते हैं, तो समीकरण संतुलित जब भी हमको करना है तो एक नियम आया था अपना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम आया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि एलएचएस और आरएचएस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है, ना नष्ट। ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए जरूरी है, समीकरण संतुलित करने के लिए। तो कल को एग्जाम में आ जाता है तो संतुलित समीकरण के लिए कौन सा नियम जरूरी होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए हमको जो नियम याद रखना है वो समीकरण संतुलित करने के लिए आवश्यक होता है। और संतुलित समीकरण करने के लिए जो नियम काम में लेते हैं वो कौन सा नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले अपने पास जो इधर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जिसको अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जो आपस में अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ जो नया पदार्थ बनता है उसका परमाणु भार, और जो भाग लिया है उन दोनों का परमाणु भार यदि बराबर है, कहने का मतलब यदि एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, यदि दोनों भागों का परमाणु भार समान है, परमाणु क्रमांक समान आ रहा है उसका, तो ऐसे वाला समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। लेकिन यदि दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की तरफ यदि उनका परमाणु भार यदि अलग अलग आ रहा है तो इस तरीके के समीकरण को बोलते हैं असंतुलित समीकरण। और जो असंतुलित समीकरण होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, कंकाली समीकरण। तो अब कहते हैं कि सर समीकरण संतुलित की आवश्यकता क्यों होती है। संतुलित समीकरण की आवश्यकता होती है एक नियम के तहत हम संतुलित करते हैं, और उस नियम को बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करता है, संतुलित समीकरण का काम आता है। यहाँ तक की चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम पहुंचते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। समीकरण संतुलित वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एक इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सर समीकरण संतुलित कैसे करते हैं। सिंपल सी है, 15 मिनट की वीडियो होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारी बात किस चीज के ऊपर होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले समीकरण के बारे में, किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से जो अपना थंबनेल था वो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, और जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारे बता दूंगा कि सर ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। बस केवल आप लोगों का एक ही काम है कि चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में आपको बहुत अच्छी चीज़ लिखनी है। जो चीज़ आपके समझ में आई है वो चीज़ लिखनी है, जो चीज़ क्वेश्चन करना है वो भी आपको डाल देना, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। यदि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको आता है तो मेरे मोबाइल नंबर है 8003003169। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दे, जो भी आपका डाउट है उसको आप लिख कर भेज दे, आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपका जवाब आंसर आएगा उसके कुछ ही टाइम बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आपको संतुष्ट कर दिया जाएगा। उस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लें। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया की बात करते हैं, तो पहले नंबर की अभिक्रिया की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ कि हमको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है। तो सबसे पहली अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, पहली अभिक्रिया की बात करते हैं। पहली आती है अपनी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं आते, लेकिन गलत एक भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। संयोजन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया अपने को यही पढ़नी है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है संयोजन करना, नाम से ही पता चल रहा है संयोजन करना, मतलब क्या करना, सम प्लस योजन। क्या है, यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो नाम निकल कर आता है सम प्लस योजन। क्या निकल कर आया, सम प्लस योजन। सम प्लस योजन मतलब सम करना, मतलब जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। मतलब क्या करना है कि दो अभिकारक को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, अभिकारक को जोड़ना है। या तो दो अभिकारक हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, दो अभिकारक। क्योंकि यदि जब तक दो चीज नहीं होगी तो वो जुड़ेगी कैसे।
तो हमको जोड़ना है किसको? दो अभिकारक को जोड़ना है। कि जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर क्या करना है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या है अपने पास? अभिकारक। ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिले, ये दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल गए और एक नए उत्पाद का निर्माण जब करते हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक अभिकारक है ए, एक अभिकारक है बी, दोनों के दोनों अभिकारक आपस में जुड़ गए। एक अभिकारक है मेरे पास ए, एक अभिकारक है मेरे पास ए और एक अभिकारक है मेरे पास बी, और दोनों के दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं ए और बी एक नया उत्पाद उन्होंने मिला दिया। पहले तो दोनों अलग अलग थे, पहले तो दोनों अलग अलग थे, जब दोनों अलग अलग होकर दोनों एक बन जाते हैं। ध्यान कर लेना, इस चीज में आपको यहीं से ही समझना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये तो खैर एक मैंने परिभाषा लिखवाई थी आपको हिंदी भाषा के रूप में कि पढ़कर याद कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना यहीं से ही है कि दो अभिकारक है अपने पास, एक तो अभिकारक है ए और एक अभिकारक है बी, तो दोनों मिलकर आपस में ए और बी मिल गए। यहां से आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि दो कोई अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है और दोनों अलग अलग मिलकर एक हो गई है। दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग होकर बाद में क्या बन रही है? एक बन रही है। तो इस तरीके की यदि अभिक्रिया का उदाहरण आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। किस तरीके से देखना है कि यदि कोई चीज दो है, क्या है? कोई चीज दो है, कोई चीज दो है अपने पास और वे दोनों चीज आपस में मिलकर, दोनों चीज आपस में मिलकर एक बन रही है। जैसे कैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक उदाहरण ले लेता हूं, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। पहला, कोयले का दहन। कौन सा उदाहरण ले लिया मैंने? कोयले का दहन। अब कोयले का दहन कैसे कराना है? ये मैंने कोयले का दहन ले लिया। कोयले का दहन कैसे कराना? ये मैंने कोयला ले लिया, कार्बन, और इसको मैंने हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला था मैग्नीशियम के रिबन के लिए, जब भी कोई चीज़ को जलाना है, दहन करना है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। दोनों अलग अलग चीज़ें, कार्बन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, दोनों अलग अलग है। इन दोनों को यदि मैं आपस में अभी जोड़ देता हूं तो एक नया उत्पाद बनकर आता है मेरे पास, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो है अपने पास कार्बन, क्या है? कार्बन। ये है अपने पास ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन। और दोनों को दोनों मिलकर नई चीज बनकर आ गई अपने पास। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर नई चीज का निर्माण किया, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। समझने वाली चीज ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, सिंपल सा उदाहरण बता दिए, नहीं। समझने वाली चीज है कि एग्जाम के अंदर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखना कि कोई दो अलग अलग चीज है और आपस में जब ये एक बन जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। केवल ये ध्यान रखना है आपको कि जब दो कोई चीज आपस में अलग अलग है, एक तरफ, किसकी तरफ? अभिकारक की तरफ, और जब आपस में दोनों एक हो जाती है तो कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी भाषा में केवल इतना सा ध्यान रखो, और चीज से कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब दो आपको अभिकारक की तरफ दो अलग अलग देखे, एक तो प्लस से दोनों अलग अलग हो रही है और आपस में प्लस का चिन्ह हट गया, दोनों आपस में एक बन गई। जब दोनों आपस में एक बन गई तो मतलब आपस में इसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये उदाहरण नंबर एक, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ। उदाहरण नंबर दो। उदाहरण नंबर दो कौन सा है कि यदि मैं एक चीज लेता हूं, कौन सी? बुझा हुआ चूना। कौन सा लेता हूं मैं? बिना बुझा हुआ चूना ले रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या लिया मैंने? ये बिना बुझा हुआ चूना। अब बिना हुआ बुझा हुआ चूना लिया मैंने। अब बिना बुझे हुए चूने को मुझे क्या बनाना है? बुझा हुआ चूना बनाना है। क्या बनाना है मुझे? इसको बुझा हुआ चूना बनाना है। तो यदि मुझे इसको क्या बनाना है? फाइनली बुझा हुआ चूना बनाना है। क्या बनाना है मुझे? बुझा
हुआ चूना। यदि किसी भी चीज को मुझे भुजा हुआ चूना बना, यदि मैं पता है आपको, नॉर्मल से आप जानते हो, आप तो ये भुजे हुए चूने की तरफ मत जाओ, आप तो केवल इतना सा देखो कि कोई चीज बिना भुजी है, मतलब आग लग रही है उसमें। अब आग लग रही है तो आग को कैसे बुझाएंगे? पानी डाल के। तो बिना बुझा हुआ चूना है तो बिना बुझे हुए चूने के साथ मुझे एक चीज और डालनी पड़ेगी, क्या? पानी। जैसे ही मैंने जल डाल दिया तो लास्ट में जब पानी डाल दूंगा तो जलती हुई चीज के ऊपर मैं पानी डालूंगा तो वो चीज निकल कर के आएगी, बुझा हुआ चूना। तो आपको ये देखना है कि किधर तो बुझा हुआ चूना आएगा और किधर बिना बुझा चूना आएगा। तो यदि जल के साथ आ रहा है तो वो बिना बुझा है, और जल के साथ नहीं आ रहा है तो वो कौन सा है? बिना बुझा है। अब सर बिना बुझा चूने की और बुझे हुए चूने का सूत्र भी बता दो हमको। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, बिना बुझे हुए चूने के लिए आपको लगाना कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा लगाना है? CaO। और उसके लिए अपने को बुझा हुआ चूने के साथ पानी लगा दिया। और जब ये आपस में क्या कर देते हैं, आपस में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के पीछे क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और जो ये आता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा हुआ चूना। आगे बात समझ में? जब इस तरीके की अभिक्रिया होती है, आप एक चीज देखो, पहले तो संयोजन अभिक्रिया है या नहीं ये समझो सबसे पहले तो, कि दो अलग अलग चीज है, एक ये है एक ये है, दोनों अलग अलग है। एक तो अपने पास उत्पाद ए है, एक तो अपने पास उत्पाद ए है। कौन सा है? ये तो पूरा मैं मान लेता हूँ ए, इसको आपस में मैंने पूरे को मान लिया बी। ये दोनों आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना दिया, ए और एक बी बना दिया। और मैंने यही कहा था कि जब ए और बी जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नई अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए जब जब भी बात होगी, संयोजन अभिक्रिया के लिए जब जब भी बात होगी, किसी भी तरीके से अभिक्रिया हो रही है, तो लास्ट में हमेशा और हमेशा एक चीज और निकल कर आती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा निकल कर आती है हमेशा। जब भी आप संयोजन अभिक्रिया करोगे तो संयोजन अभिक्रिया पहले तो आपको पहचानना है। कैसे? कि दो अलग अलग चीज आपस में एक बन रही है क्या? तो मैंने कहा कि बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र याद कर लो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना है, आग लग रही है तो मैंने क्या डाल दिया? पानी। पानी डाल दिया मतलब आग लग गई, तो CaO के अंदर मैंने पानी डाल दिया, H2O। तो लास्ट में बुझा हुआ चूना बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनकर आया? CaOH का होल ट्वाइस। अब ये भी समझ में आ गया कि सर संयोजन अभिक्रिया भी है, बिना बुझे चूने के अंदर पानी डाल दिया और बुझा हुआ चूना भी बन गया। तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि संयोजन अभिक्रिया जब भी होगी तो साथ में आपको ऊष्मा निकल कर आएगी। और ये ऊष्मा निकल कर आ रही है इसी वजह से, ऊष्मा निकल कर आ रही है इसीलिए से आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ में भी नहीं आती है, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब भी संयोजन अभिक्रिया की बात होगी, कोई दो चीज मिलकर आपस में एक बना रही है, तो उस जगह पर जो अभिक्रिया होगी, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं उसको? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। यदि कोई आपसे पूछे कि आपको एक उदाहरण आ जाता है कि CaO H2O और आपस में मिलकर ये CaOH2 अभिक्रिया बन रही है, तो ये किस तरीके की अभिक्रिया है, और ऑप्शन में आपको संयोजन अभिक्रिया ना दे, तो संयोजन अभिक्रिया ना दे तो ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया होती है, इसी को ही हम कौन सी अभिक्रिया भी बोलते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया भी बोलते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको संयोजन अभिक्रिया सही है, उस ऑप्शन के अंदर आपको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी सही माना जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि जिस अभिक्रिया के अंदर संयोजन अभिक्रिया हो रही है, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाली अभिक्रिया की बात की गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली अभिक्रिया है, ये भी एक तरीके की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक तरीके की, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो मतलब कहने का ये है कि जहां भी आपको संयोजन अभिक्रिया की बात होगी तो उसी जगह पर कौन सी अभिक्रिया का नाम भी लिखा है? संयोजन अभिक्रिया के साथ कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो श्वसन होता है, कौन सा होता है? श्वसन होता है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फल और सब्जियों का पकना, फल व सब्जियों का पकना, ये भी कैसी अभिक्रिया होती है? ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
ये श्वसन और फल सब्जियों का तो आप रट लोगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस जगह से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं कि अब कौन सी अभिक्रिया लगानी है। तो आपको ध्यान रख लेना कि जब भी कोई दो चीज अलग अलग है और वापस में एक बन रही है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया ही हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है। संयोजन अभिक्रिया की आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है, CaOH का होल ट्वाइस, ये मैंने लिखाई गई थी। इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। CaOH होता है, CaOH का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में। दीवारों की सफेदी करने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? CaOH। CaOH जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूने का उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई यहाँ तक के सारे पॉइंट? संयोजन अभिक्रिया के जितने भी पॉइंट है, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया कैसे होती है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, कौन से अभिकारक मिलाना है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। जब आपस में दो या दो से अधिक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं? ये एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जो ऐसी अभिक्रिया जो बनेगी, ऐसी जो अभिक्रिया जब भी बनेगी, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैसी कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हमेशा ध्यान रखना कि दो अलग अलग चीज रहेगी, दो अलग अलग चीज मिलकर आपस में एक एक चीज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना है? सारे की सारी जो बवंडर है उसको कुछ भी ध्यान नहीं देना, केवल आपको ये देखना कि दो चीज है अपने पास और दोनों को एक चीज अलग कर रही है। और वो क्या अलग कर रही है? प्लस का चिन्ह। क्या अलग कर रहा है आपको? प्लस का चिन्ह। यदि वो प्लस के चिन्ह से दोनों अलग अलग हो रही है, बाद में जब वो तीर के निशान के बाद दूसरी तरफ जाएगी तो देखना कि प्लस का चिन्ह हट गया। जब वो प्लस का चिन्ह हट गया तो आपको चीज देना कि दोनों को दोनों एक बन गई। जब दोनों एक बन जाती है तो आपको ऐसी अभिक्रिया को बोलता है संयोजन अभिक्रिया। और आपको ध्यान रखना कि संयोजन अभिक्रिया जब भी होगी तो हमेशा हमेशा एक चीज और निकलेगी, क्या? ऊष्मा। और ये ऊष्मा निकल रही है, इसी वजह से इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोल रहे हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि CaO यदि बिना बुझे हुए चूने के अंदर यदि अभिक्रिया करवाई जाती है और उससे बुझा हुआ चूना यदि प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया किस तरीके की अभिक्रिया होती है? तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी है, और दूसरी वाली अभिक्रिया वही अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है। सर हमको सही कौन सा मानना है? यदि ऑप्शन के अंदर आ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया भी आ गया और ऊष्मक्षेपी भी आ गया, तब तो आपको ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा, एक सही है, दो सही है, या तीन सही है, या चार सही है। इस तरीके से करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इनमें से आपको संयोजन अभिक्रिया भी सही लगाना है, और इसमें से ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है वो भी आपको सही लगाना है। जिस ऑप्शन के अंदर ये दोनों मिल जाए वो बिल्कुल राइट है। आगे बात समझ में? आपको ये भी याद रखना है कि बिना बुझे हुए चूने वाली अभिक्रिया किस तरीके की अभिक्रिया है? तो वो अभिक्रिया है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है कि बिना बुझे हुए चूने वाली अभिक्रिया किस तरीके की अभिक्रिया है? तो वो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि संयोजन अभिक्रिया का यहाँ से बाहर शायद ही कभी क्वेश्चन बनेगा, और ना अभी तक बना है, और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ये भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतना डिटेल के साथ यूट्यूब के चैनल पर आपको मिलेगा भी नहीं। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। एक ही साथ सारी चीज क्लियर, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी क्लियर हो गई। यहीं से आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे आपको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पहचाननी है। यहीं से आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो किस तरीके से बनता है। अब कोई से भी उदाहरण आपसे दे दो, जैसे कि आपसे मैं एक उदाहरण ले देता हूँ। यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि ये वाली अभिक्रिया है H2+O2। ये किस तरीके की अभिक्रिया है? और लास्ट में बनकर क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। तो ये किस तरीके की अभिक्रिया है? यदि कोई आपसे पूछ ले तो आपको देख रहा है कि एक एरा दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग चिन्ह कौन सा कर रहा है? प्लस का चिन्ह। दोनों बाद में एक बन गए। किस तरीके की अभिक्रिया हो गई ये? संयोजन अभिक्रिया हो गई। और संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। आगे बात समझ में? आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली बारी अभिक्रिया आती है अपनी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आते हैं? वियोजन अभिक्रिया।
हम जो ये सेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, छोटे छोटे से शॉर्ट शॉर्ट टर्म में पढ़ने वाले हैं। अगली वाली जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में अपने को पढ़ना है। देखो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन का मतलब क्या होता है? सम प्लस योजन, मतलब दो चीजें आपस में जोड़ रही है। इसमें इसका नाम पढ़ो कौन सा है? वियोजन। वियोजन का मतलब वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर? वियोग। क्या हो रहा है इसके अंदर? वियोग हो रहा है। वियोग का मतलब क्या हो रहा है? बिछड़न हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर? बिछड़न हो रहा है। और बिछड़न कब होता है? जब दो चीजें आपस में टूटती है। जब क्या होती है? टूटती है। वियोग हो रहा है या इसमें दो चीजें आपस में क्या हो रही है? टूट रही है। क्या हो रही है इसमें आपस में? चीजें क्या कर रही है? टूट रही है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर दो चीजें आपस में जुड़ेगी और वियोजन अभिक्रिया के अंदर कोई चीज टूटेगी। संयोजन अभिक्रिया के अंदर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कोई दो चीज आपस में जुड़ेगी, और वियोजन अभिक्रिया के अंदर कोई चीज होगी वो आपस में क्या होगी? टूटेगी। तो यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा में क्या करना है कि कोई एकल अभिकारक, क्या करना है अपने को परिभाषा में कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। आ गई बात समझ में? मतलब इसमें जो अभिकारक होगा वो क्या करेगा? टूटेगा। कैसे? कि मान लो कि मेरे पास कोई एक अभिकारक है। मान लो कि ये मेरे पास एक अभिकारक है ए और बी। ये आपस में टूटकर किस में टूट जाता है? ए प्लस बी में टूट जाता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये देखो कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसका ही उल्टा कौन सा होता है? वियोजन अभिक्रिया। तो मैं उदाहरण के रूप में लेके जाऊं, यदि उदाहरण की तरह से समझाऊं, मैं उदाहरण के रूप में यदि आपको समझाऊं तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण के साथ यदि समझाऊं तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? कि मैंने आपको कोयले के दहन वाली अभिक्रिया बनाई थी। कौन सी वाली? कि C+O2 वाली। यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं CO, इसको मैं CO लिख दूं, CO2 लिख दिया, और पूरी की पूरी अभिक्रिया को मैं तोड़ दूं आपस में, तो ये किस में टूट जाएगी? C+O2 में ये टूट जाएगी। टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी? कि सर बिल्कुल सही है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि हम तोड़ते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाती है। तो इस तरीके की अभिक्रिया में क्या करना है कि कोई एक उत्पाद है, ये कोई एक उत्पाद है ए और बी, और एक नए उत्पाद में बनकर आ रहा है। ये अलग अलग उत्पाद में क्या हो गया है? ये टूट गया है। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया रहेगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया। आ गई बात समझ में? संयोजन अभिक्रिया में तो आपको एक चीज देखनी है। क्या देखना है? कि संयोजन अभिक्रिया में कोई दो चीज आपस में जुड़ेगी और वियोजन अभिक्रिया के अंदर दो चीजें अलग होगी। और जब भी चीज अलग हो रही है, जब जब चीज अलग होगी तो हमेशा और हमेशा आपको क्या निकालेगी? उसके अंदर से एक ऊष्मा ग्रहण करेगी। कोई चीज होगी जो ऊष्मा को ग्रहण करेगी। और यदि ये ऊष्मा ग्रहण कर रही है, ऊष्मा ग्रहण कर रही है, इसी वजह से जितनी भी सारी ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया होती है उन सारी अभिक्रियाओं को हम दूसरी अभिक्रिया बोलते हैं। उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किस तरीके की अभिक्रिया बोलते हैं इसको? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे बात समझ में? जब जब भी वियोजन अभिक्रिया की बात होगी तो वियोजन अभिक्रिया एक तरीके की अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। आगे बात समझ में? एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया नहीं है। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में सीधा से याद रखना, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। एक बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया नहीं है। तो वियोजन अभिक्रिया होती है वो कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की बताई जाती है एनसीईआरटी के अंदर। कि वियोजन अभिक्रिया होती है वो कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की वियोजन अभिक्रिया होती है। उन तीनों टाइप की अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। पहली होती है ऊष्मीय। कहती होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसी को ही हम अपघटन भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। कहीं आप नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। अपघटन, अपघटन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बात समझ में?
तो पहली तो कौन सी हो गई, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। यदि दो की बात करें तो कौन सी होती है, ताप अपघटनीय अभिक्रिया। आगे बात समझ में। तीसरे नंबर की यदि बात करें, ऊष्मीय हो गई है, ताप हो गई है, और तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो एग्जाम के अंदर यही आया था कि इन तीन में से एक चौथा और ऑप्शन में आ गया था, वही ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यदि आपको वियोजन अभिक्रिया की बात पूछे कि निम्न में से कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ये तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होती है। इन तीनों प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इनको, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कैसी अभिक्रिया बोलते हैं इनको, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में पहले नंबर की जो अभिक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। पहली वाली अपघटन अभिक्रिया आती है, पहली आती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी आती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यदि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की यदि मैं बात करूं तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के अंदर आपको उदाहरण रखना है फेरस सल्फेट वाला। कौन सा उदाहरण याद रखना है आपको, फेरस सल्फेट वाला। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के अंदर आपको याद रखना है एक उदाहरण, सिंपली मैं लिख देता हूं आपको, फेरस सल्फेट वाला आपको उदाहरण याद रखना है। कौन सा याद रखना है आपको, फेरस सल्फेट वाला उदाहरण आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखना है, फेरस सल्फेट होता है ये होता है फेरस सल्फेट। आ गया। फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया होती है जब ये टूटती है, इसका अपघटन होता है, तो इसका अपघटन कर दिया मैंने, Fe2O3। जब इसका अपघटन होता है तो दो चीज और बनकर आती है। ये दो चीज परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, दो तीन बार ये परीक्षा के अंदर पूछ ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया होती है, तो फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया जब जब भी होती है तो इस तरीके की अभिक्रिया के अंदर आप ध्यान से देखो। पहले तो इसको ध्यान से ये चीज़ देखो आप कि ये क्या अपघटन अभिक्रिया है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो कि ये कोई एक एक ही चीज़ है, और एक ही चीज़ मैंने तीन अलग अलग बॉक्स बना दिए। ये दो बॉक्सों के अंदर मैं लिख दूंगा, सिंपल सी चीज़ है, वो तो याद करवाना है, इसीलिए रटवाना है, तो इसलिए तो आपको सबसे पहले तो याद रखना कि उसमें अपघटन अभिक्रिया के लिए जैसे ही आगा तो आपको फेरस सल्फेट दिमाग में लेके आना है। और फेरस सल्फेट दिमाग में लेके आना, तो फेरस सल्फेट कौन सा, ये होता है FeSO4। ये हो गया FeSO4। आगे बात समझ में। तो FeSO4 की बात हो गई, तो फेरस सल्फेट की जब भी बात होगी तो वो किस तरीके की अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया इसलिए मैंने लिख दिया इस जगह पर, क्या लिख दिया मैंने, ऊष्मा। क्या लिख दिया इस जगह पर, ऊष्मा। आ गई होगी बात समझ में कि इस जगह पर मैंने ऊष्मा क्यों लिखा। तो आपको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की बात होगी तो उस जगह पर कौन सा नाम आना चाहिए, फेरस सल्फेट अभिक्रिया। और फेरस सल्फेट अभिक्रिया ये रही। और फेरस सल्फेट अभिक्रिया को जब मैं तोड़ता हूँ, फेरस सल्फेट अभिक्रिया को जब मैं तोड़ता हूँ तो इस तरीके की जब अभिक्रिया बनती है तो इसमें दो चीज और बनकर आती है। और वो दो चीज कौन सी है, एक तो बनती है इसमें पहला, दो गैस बनती है, एक तो बनती है SO2 और एक गैस कौन सी बनती है, SO3। ये दो चीज और बनकर आती है। और एग्जाम के अंदर ये पूछा पूछा जा चुका है कि कौन सी गैस बनती है, तो ये वाली गैस बनती है SO2। ये परीक्षा के अंदर पूछ चुका है, हो सकता है कि दोबारा आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछ ले। इसलिए आपको ध्यान रखना कि जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया एक तरीके की वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया है, क्या है, एक तरीके की वियोजन अभिक्रिया है ये। और वियोजन अभिक्रिया भी कौन सी प्रकार की, ऊष्मीय अपघटन प्रकार की। और ऊष्मीय अपघटन प्रकार की होती है वो कौन सी अभिक्रिया, फेरस सल्फेट वाली अभिक्रिया। और फेरस सल्फेट की अभिक्रिया के अंदर एक गैस निकल कर आती है, वो गैस कौन सी है, SO2। कौन सी गैस है, SO2। अब की बार हो सकता है कि SO3 आ जाए, इसलिए आपको दोनों ही चीज याद रखना। अब आपको इसके अंदर एक पॉइंट और याद रखना है। पॉइंट याद कौन सा रखना है आपको, कि इसका कलर कैसा चेंज हो जाता है। तो आपको इसका कलर याद रखना है कि जो आपको फेरस सल्फेट होता है, कौन सा होता है, फेरस सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, हरा रंग। कैसा रंग का होता है ये, हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है ये, हरे रंग का होता है। और फेरस सल्फेट हरे रंग का जो कलर होता है वो आपको नई चीज में बदल जाता है। ये हरे रंग का कलर होता है वो कौन से कलर में बदल जाता है, भूरे रंग में। कौन से रंग में बदल जाता है ये, भूरे रंग में। आगे बात समझ में। तो आपको परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें अपघटन अभिक्रिया के अंदर जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा रंग का होता है। और हरे रंग का कलर जब उसमें अपघटन उसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित की जाती है तो ये कौन से कलर में प्रभावित हो, कौन से कलर में टूट जाता है, तो ये कौन से कलर में टूट जाता है, भूरे रंग में टूट जाता है।
ये वियोजन अभिक्रिया की बात हुई है कौन सी, ऊष्मीय अवघटन तक की। सबसे पहले वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना, टूटना मतलब कोई एक चीज होगी, वो एक चीज टूटकर दो में बन गई। ये एक चीज रही मेरे पास, एक चीज बन गई, ये टूट गई, और जब भी टूटेगी तो हमेशा चीज का ग्रहण करेगी, क्या, ऊष्मा ग्रहण करेगी। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई एक चीज है अलग अलग टूट गई, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया। यहां से आपको याद रखना है, जैसे मैंने कहा था ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, तो जब भी संयोजन अभिक्रिया होगी तो आपको कौन सी अभिक्रिया याद रखनी है, ऊष्मीय उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। और जब भी आपको वियोजन अभिक्रिया की बात होगी तो किस तरीके की अभिक्रिया की बात हो जाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कि जितनी भी सारी वियोजन अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जैसे आपसे यहीं से पूछ ले कि FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये किस तरीके की अभिक्रिया है, और आपको उदाहरण के उसके अंदर ऑप्शन के अंदर वियोजन अभिक्रिया ना मिले, तो फिर आपको कौन सा टिक लगाना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया टिक लगाना है। आगे बात समझ में। और यदि एक ऑप्शन करके 1 2 3 4 करके आ जाता है, तब उस टाइम पर आपको क्या देखना है कि आपको जहां पर वियोजन है वहां पर संयोजन है, और दोनों साथ साथ चलेगी, इसलिए एक इस तरीके की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण और लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। उदाहरण नंबर 2 कौन सा है, उदाहरण नंबर 2, और उदाहरण नंबर कौन सा है, लेड नाइट्रेट। आपको याद रखना है लेड नाइट्रेट। ये दो उदाहरण आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, और वो भी किसके अंदर याद रखने हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के अंदर याद रखनी है। लेड नाइट्रेट के लिए कैसे याद रखना है, PbNO3 का PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक ही चीज है। क्या है ये, एक ही चीज है। जब ये एक ही चीज है आपस में टूटेगी, तो इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें भी याद रखना है, इसमें भी याद रखना है कि फेरस सल्फेट की अभिक्रिया के अंदर एक गैस बनती है, वो कौन सी बनती है, SO2। कौन सी गैस बनती है, SO2। ऐसे ही आपको लेड नाइट्रेट के अंदर याद रखना कि एक पदार्थ बनता है अपना कौन सा, लेड ऑक्साइड। एक चीज और बनता है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं ये, और लास्ट में भी इसके अंदर एक चीज और बनती है। उन चीजों को आपको याद रखना है, दोनों को दोनों चीजों को याद रखना है कि वो चीज क्या है। तो सबसे पहला तो आपको इंपॉर्टेंट चीज यही देखनी है कि इसके अंदर कौन सी गैस बनकर आई है। तो जो ये गैस बनकर आएगी इसको बोलते हैं हम NO2, इस जगह पर 4 लगेगा, और लास्ट में जो बनकर आएगी उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि जो ये बनकर आया है, ये चीज, जो ये चीज आपकी बनकर आई है लास्ट में, ये इसके साथ जो लग रहा है अणुभार, जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4। ये याद रखना कि यदि हम समीकरण को संतुलित करते हैं, तो जब समीकरण को संतुलित करते हैं तो इस जगह पर कितना आता है, इस जगह पर आपको 4 याद रखना है। ये ध्यान रखना, आप कितना याद रखना है, आपको 4 याद रखना है। इस चीज में आप गलती मत करना। ये दोनों के दोनों उदाहरण आप याद रखना, कौन कौन से, एक तो फेरस सल्फेट वाला, एक याद रखना है आपको लेड नाइट्रेट वाला। अब लेड नाइट्रेट वाले में भी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया बनती है, तो लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया के अंदर एक कैसा धुआं निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। क्या निकलता है इसके अंदर से, एक भूरे रंग का धुआं निकलता है। क्या निकलता है इसके अंदर से, भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं। क्या निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो आपसे पूछ ले कि भूरे रंग का धुआं कौन सी अभिक्रिया के अंदर निकलता है, तो भूरे रंग का धुआं है वो कौन सी अभिक्रिया के अंदर निकलता है, वियोजन अभिक्रिया के अंदर निकलता है। इतनी सारी की चीजें मैंने बता दी है। इन सारी चीजों को आप में कौन कौन सी चीज याद रखनी है, वियोजन, टूटना, अलग होना, कौन सी, वियोजन होना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कैसे पहचानना है कि दो अलग अलग रहेगी, दो एक रहेगी और अलग अलग हो गई है, मतलब टूट गई है, वियोजन। दोनों एक है, अलग अलग हो गई, संयोजन। पहचान लोगे चीज के लिए, यदि इस तरीके से पहचान लोगे, ये अभिक्रिया आपके पास आ गई, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह से ही यदि आप पहचानोगे तभी आप पहचान कर पाओगे कि ये संयोजन है या वियोजन है। यदि संयोजन और वियोजन में आप अंतर नहीं कर पाओगे तो फिर आप ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको देखना है कि पहले एक ही चीज है, दोनों अलग अलग हो गई, दो अलग अलग हो गई मतलब टूट गई। जब टूट गई तो किस तरीके की अभिक्रिया हो गई, वियोजन, और वियोजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक ऊष्मीय, एक ताप और एक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन कौन सी होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो आपको मैंने ऊष्मीय के बारे में बता दिया, फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट याद रखना है। दोनों के अंदर भूरे रंग की, उसके अंदर भूरे रंग का धुआं बनता है, इसमें भूरा रंग बन जाता है। हरे रंग होता है, भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। SO2 गैस इसमें याद रखनी है, और इसके अंदर एक गैस याद रखनी है, वो कौन सी गैस याद रखनी है आपको, NO2। ये भी गैस याद रखनी है आपको। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ। थैंक यू। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।